Hello everyone. In the last lecture, we studied the definitions of the word document and the evidence. हमने evidence की definition में देखा कि evidence की definition complete नहीं है because it only talks about the words oral evidence and the documentary evidence. What about the real evidence, material evidence, demeanor of the witness, inspection by the court? जो ये एविडेंसेस हैं ये एविडेंस की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। तो हमने चीज रीड की थी कि आपको जो डेफिनेशन है प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड की, जो उसमें वर्ड मैटर वर्ड यूज किया गया है, आपको उसके साथ एविडेंस की डेफिनेशन को पढ़ना है। अदरवाइज एविडेंस की डेफिनेशन बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और लिमिटेड डेफिनेशन रह जाती है, राइट। उसके साथ हमने किया था कि एविडेंस हमने कुछ टाइप्स किए थे। हमने देखा था किस एविडेंस की कैसे कितनी ही एविडेंशियली वैल्यू है उसकी, लाइक इंटरेस्टेड विटनेस, राइट, इंडिपेंडेंट विटनेस। डॉग एविडेंस क्या है? इट इज नॉट द साइंटिफिक एविडेंस, राइट। सो हमने कई एविडेंसेस किए थे। इसके साथ साथ हमने किए थे स्ट्रोक विटनेस किया था, आई विटनेस देखा था, चांस विटनेस, नेचुरल विटनेस, राइट। और हमने किया था जो डॉक्यूमेंट की आपकी डेफिनेशन है उसको आपको आपने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है इट इज सिमिलर विच इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द BNS, लाइक इट इज द सिमिलर डेफिनेशन। और हमने देखा था जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 में भी डॉक्यूमेंट की सेम ही डेफिनेशन है जो हमारी यहाँ पे BSA में गिवन है, राइट। अब हम इसके आगे मूव करते हैं। So now we move to the definition part of the proved, not proved, and disproved. Section 2, subsection 1, clause C. अगर हम बात करें, I talk about not proved, and J talk about proved, and C talk about disproved. अगर आप नोट प्रूव्ड की आप डेफिनेशन को आप देखोगे, वो कहते हैं अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। ना ही वो प्रूव्ड हुआ है ना ही वो डिसप्रूव्ड हुआ है, उसको हम कहते हैं नॉट प्रूव्ड, राइट। और जो आपकी प्रूव्ड की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? अगर आप उसको रीड करोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when, after considering the matters before it, the court either believes it to be exist. अगर हम इसको एक बार रब करें, when court either believes to be it to exist or considers its existence so probable that a prudent man, right, like a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act, comma, to act upon the suspicion that it exists. तो ये क्या कहते हैं कि या तो कोर्ट को सीधा लगता है, इट बिलीव्स टू बी एग्जिस्ट, हाँ जी साफ साफ है ये है, कोर्ट को लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? और अप्रूवेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, इट मींस कि उसको यहाँ पे तो उसके पास डायरेक्ट एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो है कि जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि ए ने चोरी की है, राइट। सो इट बिलीव्स, हाँ जी, अगर हम कोर्ट से पूछें भी हाँ जी क्या ए ने चोरी की है, वो वीडियो देख के क्या कहेगा? हाँ जी, इट आई आई बिलीव दैट उसने चोरी किया है, राइट। और जो इसके बाद क्या है, वर्ड क्या है? और अगर आप देखोगे ना सेकेंड लाइन, बिलीव इट टू बी एग्जिस्ट, और वर्ड यहाँ पे और है, एंड नहीं है। इसको मैं आपको इसके बाद आपको मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ। So considers its existence so probable that a prudent man ought.
कि एक आम आदमी को प्रूडेंट मीन्स रैशनल पर्सन, कि अगर अगर एक पर्सन के सामने आप ऐसे एविडेंसेस दोगे कि आम आदमी को भी लगेगा भी हाँ जी इसने ही चोरी किया है। फॉर एग्जांपल कि ए लास्ट टाइम ए बी के साथ पाया गया था, एक रूम में सिर्फ ए और बी थे, और जब ए रूम से बाहर आया तो किसी ने नहीं देखा कि क्या बी की डेथ होगी। किसी ने नहीं देखा कि ए ने बी को मारा है। उन्होंने क्या देखा कि एक बंद रूम में सिर्फ ए ही बी के अंदर था, और जब ए बाहर आया तो ए के शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए थे, राइट। और उसके हाथ में जो फिंगरप्रिंट्स थे वो नाइफ्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे उससे मैच हो रहा था। सो व्हाट अ प्रूडेंट मैन, एक आम आदमी को क्या लगेगा कि हाँ जी इसने ए ने ही मर्डर किया है, राइट। सो यहाँ पे तो क्या थे, डायरेक्ट एविडेंस था जहां पे हमने देखा भी ए ने बी का मर्डर किया। यहाँ क्या था, सरकमस्टांसिस, क्योंकि ऐसे सरकमस्टांसिस थे कि हर पर्सन को लगेगा कि ए ने बी का मर्डर किया है, राइट। सो अगर हम बात करें कि यहाँ और यहाँ सर्कम डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अगर आपसे कोई पूछे क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस माने जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल माने जाते हैं। अगर आप प्रूव की आप डेफिनेशन में आप बात करोगे तो वहां पे दोनों चीजों की बात की गई है और वर्ड लिखा गया और का मतलब होता है कि या ये। इट मीन्स अगर इसके बेसिस पे कन्विक्शन की जा सकती है या एक्विटल किया जा सकता है तो इसी के बेसिस पे ही एक्विटल और मतलब एक जजमेंट दिया जा सकता है। कन्विक्शन और एक्विटल वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि अगर आपसे कोई चीज पूछे कि क्या डायरेक्ट एविडेंस हायर फुटिंग पे है एज कंपेयर टू द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, नहीं, ये दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। ये हमें कौन बताता है, डेफिनेशन ऑफ द अप्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड, बिकॉज द वर्ड इज रिटन इज और मीन्स या ये हो, इट मीन्स इक्वल, इनकी इक्वल वैल्यू है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि इनकी एक चेन, मतलब सर्कमस्टांसिस जुड़ते 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 सिर्फ ये चीज ही प्रूडेंट मैन, अगर अगर आप किसी से भी पूछोगे ये एविडेंस दिखा के तो वो भी यही बोलेगा भी हाँ जी ए ने ही बी का मर्डर किया है। अगर ये पूरी चेन कंप्लीट है तो आप उसको इक्वल फुटिंग पे रख सकते हो एज द डायरेक्ट एविडेंसेस, राइट। सो अगर हम डिस अप्रूव्ड की डेफिनेशन देखें, वहां क्या लिखा है, सेम डेफिनेशन है। वहाँ वर्ड था एग्जिस्टेंस और यहाँ वर्ड होगा नॉन एग्जिस्टेंस, राइट। सी क्लोज सी, disproved in relation to a fact means when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist और considers its non-existence कि ये चीज नहीं है, so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist, कि उसको भी ये लगेगा भी हाँ जी ये चीज नहीं है, राइट। सो प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड की डेफिनेशन को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आपको किस तरीके से देखना है, ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एक केस में हुआ था। केस लॉ में एक चीज थी कि किसी भी चीज को प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को प्रूव करना है तो क्या जर्नी होती है। हम देखते हैं भी एक रूम में कुछ मर्डर हुआ तो क्या ए ने बी का मर्डर किया नहीं किया, तो क्या होती है, मे बी ट्रू से लेके मस्ट बी ट्रू, है ना। सो कुछ ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कोर्ट कई बार यूज कर देते हैं, राइट। ये यूज किए गए थे। अब बताई गई थी भी जर्नी क्या होती है किसी भी चीज को प्रूव या किसी भी चीज को प्रूव करने की। सो शायद ये चीज हुई होगी, पक्का ये चीज हुई है, तो जो ये जर्नी है इसी को बोलते हैं कि थिंग को, किसी चीज को कैसे प्रूव किया जाए, राइट। ये बात की गई थी सर्वर सिंह सर्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
1957 सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो इन्होंने बताया था, इट इज जो ये जर्नी है, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ कोर्ट, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ कोर्ट टू ट्रेवल, एंड इट मस्ट बी कवर्ड बाय लीगल, रिलायबल एंड अनइम्पीचेबल एविडेंसेस, कि ऐसे एविडेंसेस हों कि जो लीगल हो, रिलायबल हो, और जो इन इम्पेकेबल हो, मतलब उनको आप तोड़ ना सकें, राइट। तो ये जर्नी होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और उठता है, ये था अप्रूव्ड, कि किसी चीज को आप कब आप उसको अप्रूव्ड मानोगे, किसी चीज को आप कब डिस्प्रूव्ड मानोगे, राइट। तो इन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि सीपीसी में आप कैसे प्रूव मानोगे, सीआरपीसी में, या मैं बात करूं सिविल लॉ में, है ना। हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। इन्होंने कुछ एक डिफरेंट, क्या कुछ इन्होंने कोई डिफरेंट मोड्स बताए हमें, कि आपको सिविल लॉ में अगर ऐसी चीजें प्रूव होगी तो आपको प्रूव मानना है, क्रिमिनल लॉ में अगर इस तरीके से चीजें प्रूव होगी तो आपको अप्रूव मानना है। सो इट मीन्स मोड ऑफ प्रूविंग सेम है। एविडेंस लॉ में मोड ऑफ प्रूविंग, चाहे वो सिविल लॉ है चाहे वो क्रिमिनल लॉ है, मोड सेम होगा। क्या स्टैंडर्ड सेम है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? हम ये कहते हैं, हम नेक्स्ट पे लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग, राइट। हम ये कहते हैं भी सिविल लॉ में आपका स्टैंडर्ड क्या है? प्री पोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। और क्रिमिनल लॉ में क्या है आपका? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इट मीन्स प्री पोंड्रेंस प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50-50 से ऊपर, 50-50 से ऊपर। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है? भी नॉट 100% बट अबाउट 100%। अगर मैं इसको बात करूं, 0, 50, 75, 100, अगर यहाँ पे है तो प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चीजें कहीं डिफाइन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स 50-50, एक सिक्के पे हेड जाएगा या टेल जाएगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। सो हायर प्रोबेबिलिटी है, राइट। वहां हम कहते हैं प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मीन्स, ये कोई एज अ रूल नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी कोई भी 100% नहीं, 100% तो हो गया फुली, राइट। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी पक्का लगता है भी इसने ही किया है, राइट, ये ऑफेंस हुआ ही हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे जो डेफिनेशन है प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिविल लॉ का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इतना है, क्रिमिनल लॉ का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ये है, राइट। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमारे पास कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि सिविल लॉ में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कम होगा, क्रिमिनल लॉ में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में आपकी पनिशमेंट्स क्या हो जाती हैं? आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, राइट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इवन, एक सेकेंड, इवन आपको डेथ हो सकती है, इवन आपको, इवन आपको डेथ
एज अ पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। सो जहां आपको पनिशमेंट इतनी हायर है तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव भी हायर ही चाहिए, राइट। सो इट इज द बेसिक जूरिस्प्रूडेंस कि आपको सिविल लॉ में स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव क्या है, क्रिमिनल लॉ में क्या है। तो ये हमें हमारा एविडेंस लॉ नहीं बताता। एविडेंस लॉ इस चीज के बारे में बात नहीं करता। ये हमें कौन बताता है, हमारा जूरिस्प्रूडेंस बताता है हमें, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी जजमेंट्स हैं वो बताती हैं, राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ बीएससी। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी आप राइट। तो ये आपको मेंस में आपको ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इवन इवन इन द इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली में, और अदर स्टेट्स में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, राइट। सो हमारे ब्रॉडली जो हमारा बीएसए है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द थ्री प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल मीन्स कि आपके पास एविडेंस बेस्ट आना चाहिए, राइट। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें हमारा बीएसए बताता है, राइट। सो अगर हम बात करें, इसमें एक कंसेप्ट होता है, इसके अंदर ये कंसेप्ट होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ओवर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। एन आई टी ए टी, क्वांटिटी। इट मीन्स कि हम कितने एविडेंस आए वो नहीं देखेंगे, चाहे एक एविडेंस आया बट उसकी वो क्वालिटी वाला था, ठीक है, वो अपनी स्टेटमेंट से हिला नहीं, ठीक है, वो सच बोल रहा है, राइट। तो हम वहां देखेंगे। क्वांटिटी से हमको कोई कोई मतलब नहीं है, राइट। हमें किसी भी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे क्वालिटी क्या है। सो एविडेंस मस्ट बी वेड, एविडेंस मस्ट बी वेड, नॉट अकाउंटेड। क्या कोई ऐसा बीएसए में कोई हमारा कोई प्रोविजन है जो इस चीज के बारे में बात करता हो, राइट। इट इज द सेक्शन 139 ऑफ द बीएसए, एंड विच वो पहले क्या था, सेक्शन 134 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये किस चीज में के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट दैट सिंगल पर्सन कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन। कि अगर कोई सिंगल पर्सन, एक पर्सन भी अपना एविडेंस सही दे रहा है, रिलायबल है, लीगली रेलिवेंट है, एंड उसको आप इम्पीच उसका वो नहीं कर पा रहे हो और वो हो नहीं रहा है, राइट। तो आप उसी के बेसिस पे भी आप, अगर वो सब्सटेंटिव एविडेंस है तो आप उसी के बेसिस पे आप एक जजमेंट दे सकते हो। तो हमें ये साफ साफ कहता है कि आपका सिंगल पर्सन का एविडेंस भी इनफ होता है, राइट। अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए कोई एग्जांपल दूं, एक हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास एक जो डॉक्यूमेंट है, राइट, इसकी किसी ने एक एक हमारे पास इसकी एक कॉपी भी है। तो हमारा बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि आप जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, जो उसका डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, आप उसको पेश करो। जब ये नहीं है तो आप उसको पेश कर सकते हो, बट जब ये है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तब आपको कॉपी आपको प्रोड्यूस नहीं करनी है। ये मेरे को पता है बेस्ट एविडेंस रूल, बेस्ट एविडेंस रूल, राइट। उसके बाद जो हमारा सेकंड कार्डिनल प्रिंसिपल है, इट इज, सॉरी, इट इज नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, राइट। कि नेसेसिटी है ऑफ रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी।
रेलिवेंसी की हमने बात की थी, वी ओनली टॉक अबाउट द लीगल रेलिवेंसी अंडर द एविडेंस लॉ। लीगल एविडेंसी का हमें कौन बताता है, हमने बात की थी सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 ऑफ बीएससी ने क्या लिखा था, ऑफ नो अदर्स, कि इनके अलावा जो हम चैप्टर 2 में बता रहे हैं आपको कि ये वाले सेक्शंस और ये वाली चीजें हैं वो ही रेलिवेंट हैं, बाकी इररेलिवेंट हैं। तो नेसेसिटी ऑफ रेलिवेंसी इट मींस कि आपको जो सेक्शन 3 से लेके 50 हम आपको बता रहे हैं, अभी यही चीजें रेलिवेंट है। इसका बताने का क्या पर्पज हो गया, एक तो आपका कोड का टाइम सेव हो गया, कोड टाइम इज सेव्ड, राइट। सेकंड चीज क्या है, कोर्ट की जो डिस्क्रिशन है कि उसकी जो मनमर्जी है कि मैं इसको रेलिवेंट करूंगा, इसको मैं रेलिवेंट नहीं करूंगा, वो खत्म हो जाती है, राइट। सो जो हमारा वर्ड है एडमिसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल, एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि एडमिसिबिलिटी मीन्स कि जब हमारे पास कोई एविडेंस आ गई, हमारे पास कोई एक केस हुआ, एक कोई डकैती या चोरी हुई, हमारे पास काफी एविडेंसेस आ गए, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक हमारे पास काफी एविडेंस आ गई। तो यहाँ पे कोर्ट को लगा कि यार भी मैं इसको एडमिसिबल मैं इसको बना रहा हूँ, इसको मैं एडमिसिबल मैं इसको नहीं बना रहा, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो भी मेरे को लगता है कि इसको मेरे को कि इसमें ऑन द रिकॉर्ड एडमिसिबल बनाना चाहिए, इसको मेरे को नहीं बनाना चाहिए, तो मैं सिर्फ वही एविडेंस लूंगा, जरूरी नहीं है मैं सभी को लूंगा, राइट। इट इज द एडमिसिबिलिटी। तो हमने देखा कि रेलिवेंसी वाले टॉपिक में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट इन द केसेस ऑफ द एडमिसिबिलिटी इट इज द इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इट इज सोनली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो किस रेलिवेंट एविडेंस को एडमिसिबल बनाए या ना बनाए। सो इट ओनली मीन्स कि ओनली लीगल रेलिवेंसी कैन बी मेड एडमिसिबल, राइट। लॉजिक एक होती है लॉजिकल, हम लॉजिक नहीं देखेंगे इसमें कि हाँ जी ये तो ये फॉर एग्जांपल किसी ने कोई स्टेटमेंट की, तो हाँ जी हम ये नहीं कहेंगे अभी ये चीज तो ये लॉजिकली तो ये चीज रेलिवेंट होनी चाहिए, नहीं। वी ओनली टॉक अबाउट द लीगल रेलिवेंसी। फॉर एग्जांपल कि हमने, आप देखोगे जो सेक्शन पहले 53A था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता था या एक एग्जांपल होता कि अगर आप करेक्टर एविडेंस देखोगे, करेक्टर एविडेंस में बता रखा है कि किसी का पर्सन का कोई करेक्टर है, फॉर एग्जांपल ही इज ऑफ द गुड करेक्टर और द बैड करेक्टर, इट इज स्ट्रांगली irrelevant as per the section 52 of the Indian Evidence Act, राइट। वो क्या कहते थे कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट में किसी भी पर्सन के करेक्टर का आप एविडेंस नहीं दे सकते, इट इज नॉट रेलिवेंट। चाहे लॉजिकली आप उसको रेलिवेंट कहें, बट इट इज नॉट रेलिवेंट। हम बात क्या करते हैं, पब्लिक रेलिवेंसी की, इट इज स्ट्रांगली बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी। और जहां हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी की, एडमिसिबिलिटी का क्या क्या मतलब क्या हो गया कि इसका पर्पस है टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, ओके, कि आपको जंक इकट्ठा नहीं करना है आपको, रेलिवेंट एविडेंसेस का जो आपके केस के लिए इंपॉर्टेंट है आप उसी को एडमिसिबल बनाएं, बाकी को आप ना बनाएं, राइट। तो ये मतलब था रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें समझ जानी चाहिए, बिकॉज इन इसी के आगे इसी के बेसिस पे ही सर एविडेंस लो हमारा आगे चलेगा, राइट। थर्ड इज डिस्क्रिशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन का मीन्स क्या हो गया, इट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वेटेज टू एविडेंसेस बाय द जज।
कि आपको एविडेंस को आपको कैसे अप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन का डिस्कशन किसकी है, कोर्ट की, कि आपको किसको आपको एविडेंस को कितने हायर फुटिंग पे रखना है, राइट। कि क्या, अगर मैं बात करूं कि क्या सिविल और क्रिमिनल चीज में ये चीज वही थी, मोड की बात कर रहा हूँ, मोड, राइट है ना। ये चीज वही थी कि अगर मैं बात करूं क्या सिविल और क्रिमिनल लॉ की एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस के रूल कुछ अलग अलग है, नहीं, रूल सेम है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग अलग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट के पास कई एविडेंसेस आ गए, वीडियोग्राफी आ गई है ना, आई विटनेसेस आ गए, ठीक है, या कोई हियर से एविडेंसेस आ गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आ गए, ओरल एविडेंसेस आ गए, तो उसको वो किस तरीके से अप्रिशिएट करेगा, राइट। उसको हम बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज द बेस्ट एविडेंस रूल, second is the necessity of the relevancy and the admissibility, third is the discretion of the appreciation of the evidence, right। सो ये हमारे थे कुछ चीजें जो हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे। अगर हम अपने सेक्शन 2 में देखें, डेफिनेशन में देखें, कोड की डेफिनेशन हमने कर ली। 20 कंक्लूसिव प्रूफ, इसकी हम आगे करेंगे। डिस्प्रूव्ड की होगी, डॉक्यूमेंट की होगी, एविडेंस की होगी, फैक्ट की होगी, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू की हमारी डेफिनेशन रहेगी, इट मींस सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज जी। Fact in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit necessarily follows or proceedings necessarily follows। इसका क्या मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ए ने मुझे पैसे देने हैं, बी कह रहा है कि जी मैंने इसको पैसे नहीं देने। सो फैक्ट, एक फैक्ट था कि क्या मैंने ए ने बी से पैसे लेने हैं, जो ये फैक्ट था वो इशू में कब आएगा, जब एक पर्सन हाँ कहेगा एक पर्सन ना कहेगा। अगर दोनों पर्सन ही हाँ कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा बी को कि आपने मुझे 5,000 रुपीज देने थे, बी कहते हैं हाँ जी मैंने आपको देने थे, तो क्या ये फैक्ट इन इशू हुआ, ये फैक्ट इन इशू नहीं हुआ, बिकॉज इसमें दोनों ही एग्री कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन आप देखोगे, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, at his trial the following facts may be in issue, right, that A caused B death, क्या A ने B का क्या A ने B की डेथ कॉज की है, इट इज अ फैक्ट इन इशू, राइट। that A intended to cause B's death, क्या A ने जानबूझ के B की डेथ कॉज की है, राइट। थर्ड इज that A had received grave and certain provocation from B, क्या ए ने इसलिए मारा कि बी को पहले बी ने उसे प्रवो किया था गालियां देके या मतलब कैसे भी, राइट। लास्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच caused बीज डेथ was by reason of unsoundness of mind, comma incapable of knowing its nature, क्या जब ए ने बी की डेथ कोज की, क्या ए तब अनसाउंड माइंड का था, तो क्या वो तब वो पागल के स्टेटस में उसने डेथ कोज की थी, राइट। सो ये फैक्ट इन इशू बन जाएंगे, एक पर्सन हाँ कहेगा एक पर्सन ना कहेगा, राइट। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट इज मे प्रिज्यूम, ये हमारी पेंडिंग है। कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम की हम एक साथ रीड करेंगे। नेक्स्ट इज नॉट प्रूव्ड, वी हैव डन। प्रूव्ड ये भी होगी, रेलिवेंट की भी होगी, शैल प्रिज्यूम की हमारी रह गई, इसको हम एक साथ करेंगे, राइट। इसके पहले हम थोड़े से एक दो टॉपिक और कवर करते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कई बार एग्जाम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको प्रोपोजिशन बना के आपको ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो हम इसको वेरी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। हम चीज कहते हैं वी मैन में लाई बट सर्कमस्टांसिस डज नॉट, कि हम झूठ बोल सकते हैं बट जो हमारे सर्कमस्टांसिस हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, राइट। सो इट इज बेस्ड
So it is based upon the maxim res ipsa loquitur. It is the Latin maxim which means things speak for itself, right? सो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कि कुछ चीजें, इसका मतलब है कुछ चीजें भी जो इंसिडेंट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो अपने आप ही बता देते हैं। अगर अगर कोई पर्सन झूठ भी बोल रहा है तो सर्कमस्टांसेस अपने आप बता देते हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी, राइट। हम मूवीज में कई बार देखते हैं, राइट, ऐसी चीजें। तो अगर हम इसका मीनिंग का बात करें कि आपको, हमने देखा था भी एविडेंसेस मेजरली टू टाइप्स, डायरेक्ट एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस आपको कब देने हैं, कि जब आपके पास है, आई विटनेस हो गया। पर जहां हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल वीडियोग्राफी या कोई कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, या कोई हमारे पास आई विटनेस नहीं है, तब आपको पास तो आप क्या एविडेंसेस दोगे, राइट। तो वहां काम आते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इट मींस जहां हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको कब दोगे, आप इसको कब दोगे, जब आपके पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है। सेकंड पॉइंट इज, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। ये हमने बात की थी, जो हमने डेफिनेशन की थी अप्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की, कि डायरेक्ट एविडेंसेस और सर्कमस्टांशियल सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सेम है, इक्वल फुटिंग पे है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद कुछ, अगर मैं आपसे एग्जांपल्स लूं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के, अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है, इफ अ बॉय इज रनिंग, ठीक है, किसी इंसिडेंट से वो कोई दौड़ रहा है, उसके शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, राइट। तो आप उसका क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, कि कि उसने मर्डर किया है, आप ये आप नहीं कह सकते। तो तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का दौड़ रहा है, उसकी शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, तो आप क्या इन्फर करोगे, वर्ड इज इन्फर, कि आप क्या इन्फ्रेंस निकालोगे उस चीज का, कि क्या उसने मर्डर किया है बी का, राइट। बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव इन्फ्रेंस, कि ये चीज जरूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ यही इन्फ्रेंस निकलता है। ये भी इन्फ्रेंस निकल सकता है कि क्या वो पर्सन डर के मारे वहां से भाग रहा हो, राइट। तो ये भी इन्फ्रेंस निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह से जहाँ पे कुछ ऑफेंस हुआ, वहां से कोई पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ने ही ऑफेंस कमिट किया है। वो आउट ऑफ द फियर की पुलिस उससे पकड़ लेगी, उसके ऊपर मुकदमा चल पड़ेगा, तो वो डर के मारे भी लोग भाग जाते हैं। सो इट इज नॉट द कंक्लूसिव इन्फ्रेंस। तो ये चीज आपको समझनी होगी। कोई भी चीज, कोई भी अगर इन्फ्रेंस ले रहे हो किसी चीज का, किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, वो खुद के अंदर कंक्लूसिव इन्फ्रेंस वो ड्रॉ नहीं करता, राइट। तो हमें इसके सपोर्ट में एविडेंसेस लाने पड़ते हैं। सो इट मींस कोई भी एक सिर्फ सिंगल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे आप कन्विक्शन या आप अपनी एक्विटल, इट मींस आप एक जजमेंट को आप नहीं दे सकते किसी भी एक सिंगल सर्कमस्टांसिस पे। इट मींस कि जो आपका सर्कमस्टांसिस का एक सर्कल है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप किसी पे इन्फ्रेंस पे आप निकल सकते हो, राइट। तो इसमें कुछ जजमेंट्स थे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था। ये कुछ जजमेंट्स
ये कुछ एग्जांपल्स कई केसेस में यूज किया गया है आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को समझाने के लिए। हनुमंत गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हनुमंत 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 गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 1952 सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो अगर हम बात करें और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के, अगर मैं बात करूं कि एक मोटिव रूम में एक रूम में ए और बी थे, ठीक है, इसी रूम में बी का मर्डर हो गया। तो हमारे पास क्या सर्कमस्टांसेस है, बी ए के पास मोटिव था बिकॉज बी का अफेयर चल रहा था एक ही वाइफ के साथ, या बी ने कुछ ए के साथ कुछ फ्रॉड किया था। तो ये भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे कि जिससे आप इन्फर कर सकते हो भी हाँ जी बी का शायद मर्डर ए ने ही किया हो, राइट। सो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मोटिव हो गया, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकते हैं, लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट सीन कि आखिरी बार ए को ही बी के साथ देखा गया था, राइट। इसकी बात आप कर सकते हो कि जो आपके साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, उसके वेपन के ऊपर, डेट इज आल्सो द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। ए के पास वेपन रिकवर हुआ, नाइफ और गन, वो चीज रिकवर हुई, इट इज आल्सो द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, राइट। तो हमने बात की थी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में। तो एक आपके पास ना एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, आई थिंक ये पंजाब या हरियाणा में ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि, या प्री में भी, हाँ हाँ जी, प्री में क्वेश्चन आया था, पंचशील, पंच PANCH सॉरी, पंचशील, पंचशील प्रिंसिपल्स के बारे में आप इसको एक्सप्लेन करें, या आप पूछ लेते हैं 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है। दिस इज द लैंडमार्क केस लॉ। शरद, दिस इज आर शरद बिरडी चंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज 1984 सुप्रीम कोर्ट, राइट। इट इज द लैंडमार्क केस लॉ ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इवन कई अभी रिसेंटली कोई जजमेंट्स थे जहां पे ये बताया गया कि आपको इसको आपको कोर्ट करना ही करना है, और जो जब भी आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप ले रहे हो तो अब तब आपको इन 5 प्रिंसिपल्स को फुलफिल कंप्लाई करवाना ही करवाना है। तो वो क्या प्रिंसिपल्स अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज the circumstances should be fully established, fully established, the circumstances will be fully established, it means जो आपके circumstances हैं वो अच्छे से establish की गए हो। second is the facts must be consistent, the facts must be consistent only with the guilt of the accused, only with the guilt of the only with the guilt of the accused, right. Third is the circumstances should should exclude the possibility of innocence, possibility of innocence of accused, right. Fourth is there must be complete chain of evidences, there must be complete chain of evidences with no missing links, भी कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट चेन को कंप्लीट करता हूं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे, राइट। और नेक्स्ट इज
द कन्विक्शन, नेक्स्ट इज फिफ्थ, द एविडेंस, सॉरी, द एविडेंस मस्ट बी, द एविडेंस मस्ट बी, द एविडेंस must lead to the only one conclusion। जो हमारे एविडेंसेस हैं वो सिर्फ एक ही कंक्लूजन को के बारे में बात करते हैं, इन्फ्रेस करते हैं। वो क्या चीज है? गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, राइट। दिस इज द 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है। अभी रिसेंटली एक केस लो हुआ था, रविशंकर टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज द केस लो ऑफ द 2024 सुप्रीम कोर्ट, जिसने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को अगर आप देखोगे, कि उसको आप अप्रिशिएट करोगे, तब आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पंचशील, पंचशील मीन्स पांच शीलें, 5 रूल्स, ठीक है, इन 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स को आपको कंप्लाई करना ही करना है। ठीक है। सो इट इज रवि शंकर टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसके अलावा कई केस लो थे जिसमें बताया गया था कि आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, संतोष वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा था कि जो आपकी चेन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी आयोटा ऑफ डाउट आ रहा है और या कोई मिसिंग लिंक वो छूट रहा है, तब आप उसके बेसिस पे आप किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने बात की थी ओनली वन कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट। अगर अगर कुछ ऐसा है कि आपके सरकमस्टांशियल एविडेंसेस में आपके दो चीजें निकल रही हैं, मतलब दो इन्फ्रेंसेस निकल रहे हैं, दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, भी उसने मर्डर फॉर एग्जाम्पल 50-50 है, भी शायद उसने एक्यूज ने ऑफेंस किया है, क्या वो गिल्टी है ना? 50% कह रहे हैं भी हाँ जी वो गिल्टी है, बट कहीं कहीं वो भी आ रहा है भी नॉट गिल्टी। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही कुछ ऐसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करवा रहे हैं जहाँ पे दो अपोजिट व्यूज हमारे निकल रहे हैं, ठीक है, एक फेवर में और एक अगेंस्ट में, तब आपको क्या करना है? सो इट इज स्टेटेड इन द केस ऑफ द स्टेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश वर्सेस दीवाना। उसमें बताया था कि आपको हमेशा जहाँ पे एक्यूज के फेवर में कोई चीज है, आपको वही इन्फ्रेंस लेना है। क्यों? बिकॉज एक्यूज कैरी द natural justice principle, which is a presumption of innocence, presumption of innocence, कि लो ये मान के चलता है भी एक्यूज्ड इनोसेंट है, कि वो पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया, आप प्रूव करो कि उस पर्सन ने ऑफेंस किया है। और जहां पे आपके पास दो अपोजिट व्यूज निकल रहे हैं, तब आपको जो व्यू एक्यूज के फेवर में है, बिकॉज ही कैरीज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आपको वही व्यू लेना है, राइट। इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस दीवाना। इट इज द केस ऑफ 1995 सुप्रीम कोर्ट। Another case law is A.K. Chatterjee, A.K. Chatterjee versus State of Madhya Pradesh 1989 सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ये लो था कि आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का क्या मतलब है। सो हमने इसमें बात किया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का क्या मतलब है, किसके ऊपर बेसिस है, रेस इस पर लोकेटेड, राइट। फिर हमने देखा कि इसकी एवरी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, हमने कुछ एग्जांपल्स किए, मोटिव, अपॉर्चुनिटीज, लास्ट इन थ्योरी, फोरेंसिक एविडेंस एंड अदर। फिर हमने बात किया कि इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स हैं, अपनशील शरद अभरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। उसके बाद देखा भी जहां हमारे पास कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि शायद हाँ भी और ना भी, तो हमने
जो चीज एक्यूज के फेवर में है हमने सिर्फ वही चीज लेनी है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोरोबोरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोरोबोरेशन। हमने पहले पिछले दो लेक्चर्स में बात की थी कोरोबोरेशन के बारे में कि आपको कोरोबोरेटेड एविडेंसेस लेके आने हैं। सब्सटेंटिव एविडेंस अगर जहाँ नहीं है तो आपको कोई ऐसा एविडेंस है जो कि सब्सटेंटिव नहीं है, तब आपको उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव एविडेंसेस को आपको लेके आना है। सो इसका क्या मतलब था, अभी मैंने बोला सपोर्टिंग एविडेंसेस, जहां कोई एविडेंसेस अपनी लेग्स पे खड़ा नहीं हो सकता तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कोरोबरेटिव एविडेंसेस को लेके आना है। तो इसका जरूरी इसकी नीड क्या पड़ी हमें, अगर हम बात करें व्हाई वी नीड दिस थिंग, ठीक हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज नॉट द रूल ऑफ द लॉ। एविडेंस लॉ में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको सपोर्टिंग एविडेंस को आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोनाउंसमेंट्स थे या रूल ऑफ एक, इट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस, इट इज रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट द रूल ऑफ लॉ। जरूरी नहीं है, बट जहाँ पे लगता है भी शायद ये, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्टेड विटनेस है, कोई फैमिली मेंबर है वो कुछ विटनेस दे रहा है, तो वहाँ पे एक रिंकल्स पड़ जाते हैं भी शायद ये पर्सन उसको फेवर में बोल रहा है, बायस एविडेंस दे रहा है ना, तो इसको मानने या ना मानने। तो उसके स्टेटमेंट या उसकी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरे एविडेंस लाने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोबरेटिव एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंसेस, ठीक है। तो एक केस लो था मलकीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मलकीत मलकीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1991 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था कि इफ देयर आर रिंकल्स ऑन द फैब्रिक ऑफ द जुडिशियल इन्फ्रेंस, if there are wrinkles on the फैब्रिक ऑफ जुडिशियल इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसा कोई कोर्ट ने इन्फ्लुएंस लिया जिसके ऊपर रिंकल्स हैं, कुछ अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, राइट। इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द आयरन ऑफ प्रूडेंस, या आयरन ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हो, या आयरन ऑफ प्रूडेंस, एक ही बात है कि आप उसको रूल ऑफ प्रूडेंस को यूज करती हुए आप उसको रिंकल्स डाउन आप उसके कर सकते हैं। सो इट इज द नीड ऑफ द कोरोबरेटिंग एविडेंसेस। क्या कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जहाँ कोरोबरेटिव एविडेंसेस की बात की गई है। देयर इज सेक्शन 7 and 9 विच टॉक्स अबाउट द रेलिवेंसी, बीएससी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, रेलिवेंसी ऑफ कोरोबरेटिव एविडेंसेस, राइट। अगर मैं बात करूं सेक्शन 139 की, सेक्शन 139 हमें अभी हमने इसके पहले हमने बात की थी। इसमें क्या क्या गया था कि कोई फिक्स नंबर ऑफ विटनेसेस नहीं बताए गए एविडेंस में कि आपको एक चीज अप्रूव करने के लिए एक विटनेस चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, राइट। सो ये हमें बताता है कि कोरोबरेशन इज नॉट द रूल ऑफ लॉ। ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 139 BSc, which is before section 134 in the Indian Evidence Act, ठीक है। तो ये भी बताता है अभी कोरोबरेशन इज द रूल ऑफ द प्रूडेंस, नॉट द रूल ऑफ द लॉ, राइट। तो एक चीज उड़ती है भी, आपको कोरोबरेटिंग एविडेंसेस को आपको कब लेना है, तो कब, क्या कुछ केस लो है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल सरकमस्टांशियल एविडेंसेस में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे कि आपने उसको कब लेना, जब आपके पास डायरेक्ट एविडेंसेस आपके पास नहीं है, राइट। और उसके पास था कि आपको उसको कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है, उसका क्या स्टैंडर्ड्स है। तो क्या आपको कोरोबरेटिव एविडेंसेस को आपको कब लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, अगर आपके पास कोर्ट के पास कोई भी एविडेंस आया, कोई भी एविडेंस है वो क्या होगा, या तो वो होली रिलायबल होगा, है ना, या वो होली
रिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी फुटेज आपके पास, उसमें साफ साफ है कि ए ने बी का मर्डर किया है, कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए चोर है। तो इट इज होली रिलायबल, राइट। आपको सभी एविडेंसेस आगे भी ये कुछ इसमें कुछ टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई है, तो इट इज, आप इसके बेसिस पे सिर्फ कन्विक्शन दे सकते हो इस एविडेंसेस के बेसिस पे। अगर मैं बात करूं होली अनरिलायबल, फॉर एग्जांपल स्टॉप विटनेस, पैसा लेके कोई विटनेस आ गए, कोर्ट ने पकड़ लिया भी ये तो स्टॉक विटनेस है, तो क्या आप इसके बेसिस पे आप जजमेंट दे सकते हो? आप नहीं दे सकते। तो इसका आप क्या करो, आप इसको ट्रैश बॉक्स में आप इसको डाल दोगे, ठीक है, रिसाइकल बिन में आप इसको डाल दोगे, बिकॉज इट इज होली अनरिलायबल। बट जहां आपके पास कोई ऐसे एविडेंसेस आ जाते हैं विच इज नीदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल, तो वो आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस मीन्स कि उसने पहले कुछ कहा था, अभी वो कुछ कह रहा है, तो कोई एक स्टेटमेंट तो उसमें से कोई सच है, राइट। तो आप इसको ऑन द फेस ऑफ इट आप इसको नहीं लोगे। आप क्या करोगे? आप अदर एविडेंसेस को देखोगे भी कौन से एविडेंसेस किस स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं, राइट। उसके बाद चाइल्ड विटनेस, बिकॉज इट इज ऑल्सो वीक एविडेंस, राइट। एक्सपर्ट, इंटरेस्टेड विटनेसेस, जहां पे आप होली रिलायबल भी नहीं है, होली रिलायबल भी नहीं है, तब आपको क्या देखना है? कोरोबरेटिंग एविडेंसेस को आपको देखना है, तब आप कोरोबरेटिंग एविडेंस आप लोगे। ये चीजें किस केस लो में डिस्कस की गई थी? इट वॉज द लैंडमार्क केस लो, मारवाड़ी, मारवाड़ी किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, मारवाड़ी किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज द केस लॉ ऑफ 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बात की गई थी कि आपको कोरोबरेटिंग एविडेंसेस को आपको कब लेना है। सो इसको आप शॉर्ट में किसी को भी आप समझा सकते हो, और आपके मेंस और आप इंटरव्यू में इस चीज को पूछते हैं तो आपको आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके आप इसमें बता सकते हो, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सरकमस्टांशियल एविडेंसेस का क्या मतलब होता है, क्या हमने सारा लॉ रीड किया सरकमस्टांशियल एविडेंसेस का, कोरोबरेटिव एविडेंसेस का हमने रीड किया, कार्डिनल प्रिंसिपल्स हमने देखे भी क्या क्या कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके बाद हम अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स, जो भी हमारे सेक्शंस होंगे, जो हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, रेस्ट जस्टिस एंड ऑल, हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में रीड करें, राइट। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, राइट। आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।